नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद चंद्र पवार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका प्रस्तुत की है और इस याचिका में ये मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार गुट द्वारा चुनाव चिन्ह घड़ी के इस्तेमाल को रोकने का निर्देश दे। हमारे लिए जानना महत्वपूर्ण है यूपीएससी एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से कि अलग-अलग राजनीतिक दलों को उनके चुनाव चिन्ह किस प्रकार से आवंटित किए जाते हैं, कौन इसको आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है और साथ ही अगर किसी भी राजनीतिक दल में विभाजन हो जाता है तो वास्तविक राजनीतिक दल या वास्तविक राजनीतिक गुट को पहचानने के क्या पैमाने हैं। आज इन फोकस के प्रोग्राम में इसे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहेंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में है। इसके बाद हम देखेंगे कि चुनाव चिन्ह यानी अलग-अलग राजनीतिक दलों के जो प्रतीक हैं वो कैसे आवंटित किए जाते हैं, किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं। साथ ही वर्तमान मुद्दे को जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है उसे विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे और फिर ये देखेंगे कि चुनाव आयोग इसका निर्धारण किस प्रकार से करता है कि कौन सा राजनीतिक दल वास्तविक राजनीतिक दल है, वास्तविक राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है और क्या जब तक वास्तविक राजनीतिक दल का निर्धारण नहीं हो जाता चुनाव चिन्ह पर किसी प्रकार का नियंत्रण लगाया जा सकता है, क्या उसको फ्रीज किया जा सकता है, इसके पूर्व के उदाहरण क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे और फिर देखेंगे कि इस तरह के मुद्दे का समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए। इसी में एक महत्वपूर्ण मामला आ जाता है जो सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है सादिक अली मामला 1971 का, उसको विस्तार से जानेंगे। फिर आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ जाएगा। भारतीय राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना है और सूचना ये है कि दृष्टि आईएएस संस्थान ने अपनी अलग-अलग शाखाओं पर हिंदी माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स प्रारंभ किए हैं। कई शाखाओं पर ये कोर्स प्रारंभ हो चुके हैं और कहीं पर प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे हमारी दिल्ली स्थित करोल बाग शाखा में हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन कोर्स 13 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है और इसकी जो टाइमिंग रहेगी वो रहेगी दोपहर 3 बजे। इसी तरह से लखनऊ शाखा में भी 18 अक्टूबर से कोर्स प्रारंभ होगा यानी बैच प्रारंभ होगा जिसका समय होगा सुबह 11:30 बजे। इसी तरह से इंदौर शाखा में भी हिंदी माध्यम का आईएएस फाउंडेशन कोर्स 11 नवंबर से प्रारंभ हो रहा है जिसकी टाइमिंग रहेगी शाम को 6:15 बजे। इन सभी शाखाओं के पास अगर आप स्थित हैं तो इन शाखाओं में जाकर के अपने एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आप 8750187501 पर कॉल करके अपनी एडमिशन को सुनिश्चित कर सकते हैं और अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़ें और इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज के मुद्दे में जानने की कोशिश करते हैं कि प्रतीक चिन्ह यानी चुनाव चिन्ह कैसे आवंटित किए जाते हैं और कौन आवंटित करता है। तो अलग-अलग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह आवंटित किसके द्वारा किए जाते हैं? चुनाव चिन्ह आवंटित करने के लिए जिम्मेदार है भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और चुनाव चिन्ह किसके माध्यम से, किस आदेश के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं? तो एक आदेश है, आपको जान लेना चाहिए। इस आदेश का नाम है निर्वाचन प्रतीक यानी इलेक्शन सिंबल आरक्षण एवं आवंटन आदेश 1968 का आदेश है और इसी के माध्यम से, इसी के अनुसार अलग-अलग राजनीतिक दलों को उनके प्रतीक यानी इलेक्शन सिंबल आवंटित किए जाते हैं। इलेक्शन सिंबल का महत्व क्या है? इलेक्शन सिंबल का सबसे बड़ा महत्व यह है कि हमारे देश की बहुत बड़ी संख्या ऐसी है जो कि अभी भी निरक्षर है। तो अगर अलग-अलग राजनीतिक दलों को इस बड़ी संख्या से संवाद करना है, उसके बीच जाना है और अपना प्रचार प्रसार करना है, तो इलेक्शन सिंबल उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और साथ ही चुनाव में मतदान प्रक्रिया के दौरान किसी भी राजनीतिक दल को पहचानने का भी एक महत्वपूर्ण माध्यम बनता है प्रतीक चिन्ह या जिसको आप चुनाव चिन्ह कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा महत्व है इलेक्शन सिंबल का और इसलिए अगर किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी विभाजन होता है तो सभी जो भी विभाजन होता है उसके बाद जो भी विभाजन करने वाला गुट है वो भी मूल प्रतीक चिन्ह को हासिल करने की कोशिश करता है, मूल इलेक्शन सिंबल को प्राप्त करने की कोशिश करता है।
ताकि एक स्थापित आधार जनता से संवाद करने का उसका बना रहे। तो एक बहुत बड़ा महत्व ये निर्मित करता है। अलग अलग राष्ट्रीय राजनीतिक या राज्य राजनीतिक दलों को एक आरक्षित चिन्ह प्रदान किया जाता है, यानी जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के अनुसार अलग अलग दलों का पंजीकरण किया जाता है। और हमारे देश में राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन सा होगा, राज्य राजनीतिक दल कौन सा होगा, इसकी भी अपनी एक कुछ मानकों को पूरा करना पड़ता है। हमारे देश में मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार अभी 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, 58 राज्य दल हैं, 58 राज्य दल हैं। और इसके अलावा इन राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राज्य दलों के अलावा 2763 अन्य दल है। ये मार्च 2024 की स्थिति के अनुसार है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो कि 6 की संख्या में है, 58 राज्य दल, यानी राज्य दलों को और राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को एक आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है, जो किसी भी क्षेत्र के उम्मीदवार को, किसी भी क्षेत्र के अन्य उम्मीदवार को प्रदान नहीं किया जा सकता। तो आप जानते होंगे, चाहे हमारे देश के जो 6 राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, और इन सभी को क्या प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया है, अलग अलग प्रतीक चिन्ह, और एक छठा राजनीतिक बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इन सभी को एक निश्चित, एक आरक्षित प्रतीक चिन्ह प्रदान किया जाता है, जो किसी भी अन्य राजनीतिक दल को प्रदान नहीं किया जाता। तो ऐसे में यह सवाल उठता है कि अगर किसी राजनीतिक दल में विभाजन होता है तो उस किस दल को, किस गुट को यह प्रदान किया जाना चाहिए, जो आरक्षित चिन्ह है वो किसे प्रदान किया जाना चाहिए। इसी प्रश्न में नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विभाजन का मुद्दा हमारे सामने आ जाता है। जैसे नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को महाराष्ट्र के अलावा नागालैंड में भी राज्य स्तरीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन जुलाई 2023 में क्या हुआ, इसमें पार्टी में विभाजन हो गया और एक नया गुट पड़ा, जिसको आप अजीत पवार गुट के नाम से जानते हैं। अजीत पवार के गुट ने यह कहा कि महाराष्ट्र में जो 53 विधायक हैं, उन 53 विधायकों में उसे 41 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। तो इस पर निर्णय किसको लेना था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना था कि मूल राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कौन सा गुट करता है। इसका निर्णय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फरवरी 2024 में लिया और उसने ये कहा कि वास्तव में क्योंकि विधायिका में समर्थन अजीत पवार गुट के पास ज्यादा है और इसलिए उसने वास्तविक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट को ही माना, उसी को वैध एनसीपी के रूप में मान्यता प्रदान की और इसलिए जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का आरक्षित चिन्ह था, जो घड़ी का प्रतीक था, उसे अजीत पवार गुट को सौंप दिया गया। फिर उसके बाद और इसके अलावा जो मूल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी थी, जिसका प्रतिनिधित्व शरद चंद्र पवार के द्वारा किया जा रहा था, उसे एक अलग प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया। उसे प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया एक तुरहा फूंकता हुआ आदमी, ये प्रतीक चिन्ह है, यानी तुरहा बजाता हुआ आदमी। इसके बाद लोकसभा चुनाव हुए और लोकसभा चुनावों के परिणाम आए। लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का तर्क यह है कि लोगों को वास्तविक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को पहचानने में लोकसभा चुनाव के दौरान दिक्कत हुई, इसलिए अजीत पवार गुट को जो घड़ी का चुनाव चिन्ह प्रदान किया गया है, उस चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया जाना चाहिए और उस गुट को एक अलग चिन्ह प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई। ये पूरा का पूरा वर्तमान मुद्दा बनता है। तो क्या ऐसे पहले मामले आए हैं जहां पर चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया गया है? इसको हम देख लेते हैं। कई मामले इस तरह के हैं जहां पर चुनाव चिन्ह को फ्रीज किया गया है। भारत का चुनाव आयोग ही ये निर्धारित करता है कि जो विभाजित राजनीतिक दल है, विभाजित राजनीतिक दल के किस गुट को वास्तविक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी और साथ ही उसी जिसको वास्तविक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी, उसे ही आरक्षित चिन्ह भी प्रदान कर दिया जाएगा। चुनाव आयोग के पास विवादों को सुलझाने से पहले प्रतीकों को पर रोक लगाने का भी अधिकार है। यानी अगर इस बात का निर्धारण नहीं हो पाता है कि कौन सा राजनीतिक दल, वास्तविक राजनीतिक दल, मूल राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व करता है, किसके पास बहुमत है, तो तब तक चुनाव आयोग चुनाव चिन्ह के प्रतीक पर रोक भी लगा सकता है और इस तरह के मामले पहले देखे गए हैं। जैसे तमिलनाडु की AIADMK पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है, जिसमें 2 पत्ते आपको दिखाई देंगे, उसके प्रतीक चिन्ह के इस्तेमाल पर जनवरी 1989 में और अप्रैल 2017 में प्रतिस्पर्धी दावों के कारण फ्रीज कर दिया गया था इसके इस्तेमाल को। इसी प्रकार से
अक्टूबर 2022 में महाराष्ट्र में होने वाले उपचुनाव से पहले शिवसेना के धनुष बाण चुनाव चिन्ह को भी फ्रीज कर दिया था। तो किसने किया था? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, क्योंकि इस बात का निर्धारण नहीं हुआ था कि पार्टी में विभाजन के बाद वास्तविक या मूल राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कौन सा दल कर रहा है या कौन सा गुट कर रहा है। तो चुनाव आयोग इसका निर्णय ले सकता है, वो फ्रीज कर सकता है जब तक निर्धारण नहीं हो जाता कि वास्तविक राजनीतिक दल कौन सा है। इस मुद्दे का समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए कि वास्तविक राजनीतिक दल कौन सा है? इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय महत्वपूर्ण है, वर्ष 1971 का सादिक अली मामला। सादिक अली बनाम भारत का चुनाव आयोग मामला है 1971 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 परीक्षण फॉर्मूला निर्धारित किया है, और ये 3 परीक्षण फॉर्मूला क्या है? पार्टी के लक्ष्य और उद्देश्य, यानी दोनों गुटों के ये देखा जाएगा कि उनके लक्ष्य क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, कौन सा दल या कौन सा गुट पार्टी संविधान के अनुसार कार्य कर रहा है, और क्या उसमें उसके अनुरूप आंतरिक पार्टी लोकतंत्र है, यानी उसके कार्य आंतरिक पार्टी लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसको दर्शा रहे हैं। और तीसरा आधार है विधायी स्तर पर और संगठनात्मक स्तर पर बहुमत किस गुट के पास है, इसका निर्धारण किया जाता है। अगर एनसीपी के स्तर पर देखें, एनसीपी के निर्धारण के स्तर पर देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने फरवरी 2024 में किस गुट का, यानी कौन सा गुट वास्तविक गुट है एनसीपी का, इसका निर्धारण इन 3 पैमानों पर किस प्रकार से किया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कहना यह है कि दोनों गुटों, यानी एनसीपी के दोनों गुट, चाहे वो शरद चंद्र पवार गुट हो और चाहे अजीत पवार गुट हो, लक्ष्य और उद्देश्यों के स्तर पर कोई अंतर नहीं दिखता था, कोई विवाद नहीं दिखता था, और इसलिए इसके आधार पर निर्धारण नहीं हो पाया। इसके अलावा पार्टी संविधान का पालन न तो एनसीपी गुट शरद चंद्र पवार कर रहा था, न अजीत पवार गुट कर रहा था। तो ये आधार पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाता है कि आंतरिक पार्टी लोकतंत्र है या नहीं है। अगर हम संगठनात्मक स्तर पर देखें तो संगठनात्मक स्तर पर वर्ष 2022 में जो चुनाव हुए थे वो बेहद संदेहास्पद थे। तो इसके आधार पर भी चुनाव कौन सा गुट वास्तविक है इसका निर्धारण नहीं हो पाया। तो विधायिका के स्तर पर, यानी विधायी बहुमत के आधार पर ही ये निर्णय होना था, और जब विधायी बहुमत के आधार पर गुट को, वास्तविक गुट के जांचने का प्रयास किया गया कि कौन सा वास्तविक गुट है, तो इसमें अजीत पवार गुट को वास्तविक माना गया और उसी को प्रतीक चिन्ह आवंटित कर दिया गया। अब इसके बाद होता है लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2024 में। अब लोकसभा चुनावों में नए चुनाव चिन्ह के साथ, यानी तुरहा बजाता हुआ एक व्यक्ति चुनाव चिन्ह के साथ शरद पवार गुट ने 8 लोकसभा सीट हासिल की और अजीत पवार गुट को केवल 1 लोकसभा सीट हासिल हुई। तो ये जो विधायी बहुमत का कॉन्सेप्ट था ये सवालों के घेरे में आ गया, इस पर फिर से प्रश्न चिन्ह हो गया। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका शरद पवार गुट द्वारा एक दी गई है, याचिका दायर की हुई है कि अब फरवरी 2024 में जो इलेक्शन कमीशन का निर्णय था अजीत पवार गुट को विधायी बहुमत के आधार पर वास्तविक गुट मानना, उसको भी चुनौती दी हुई है। तो इस चुनौती के अंतर्गत विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है वर्तमान मुद्दा भी। तो ये आपस में सारे मुद्दे जुड़ जाते हैं। इसी के अंतर्गत माना जा रहा है कि ऐसा हो सकता है कि नवंबर 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्देश दे दे जिससे घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल कहीं ना कहीं फ्रीज हो जाए और वास्तविक दल के निर्धारण से पहले ये फ्रीज ही रहे। इसका समाधान किस प्रकार से किया जाना चाहिए? इस पूरे मुद्दे का अगर किसी राजनीतिक दल में विभाजन हो जाता है तो विशेषज्ञ बताते हैं कि इस मुद्दे के समाधान के लिए जरूरी है कि पार्टियों में, हर पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र और आंतरिक चुनाव स्थापित किए जाएं। आंतरिक चुनाव के माध्यम से आंतरिक लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित की जाए, और इसके अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के हस्तक्षेप का मतलब है कि वो फिर पार्टी राजनीति में उलझ सकता है। तो आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित करने के लिए अलग अलग पार्टी में पार्टी के ही सदस्यों को दबाव डालना चाहिए, उनके द्वारा मांग की जानी चाहिए और आंतरिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि अगर किसी भी राजनीतिक दल में कोई भी विभाजन होता हो तो इस बात का निर्धारण करना आसान हो जाए कि वास्तविक गुट या मूल गुट का प्रतिनिधित्व कौन करता है। तो इस समस्या का समाधान आंतरिक लोकतंत्र को पार्टियों में बढ़ावा देना है। अब हम इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 या 8। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।
डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।